मेरा नाम विजय सरदाना है। मैं टेक्नो लीगल एक्सपर्ट, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आर्बिट्रेशन, कंपटीशन कमीशन, एनजीटी सब जगह प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए, इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है भारत की प्रोडक्टिविटी को लेकर, सबसे बड़ा जो चुनौती भारत के सामने है वो है किसानों की आमदनी को लेकर। भारत की खाद्य सुरक्षा हम कैसे सुनिश्चित करें, इसको लेकर काफ़ी बहस होती है, काफ़ी विवाद होता है। और खाद्य सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो उसका मूल आधार होता है बीज। और अगर किसानों को अच्छा बीज नहीं मिलेगा, अच्छी तकनीक नहीं मिलेगी, तो जो उसकी उत्पादकता है वो नहीं बढ़ेगी। जैसा हम जानते हैं कि भारत में जो जमीन है वो सीमित है। हर साल इंसानों की आबादी बढ़ रही है। हर साल हम चाहते हैं कि देश में जंगलों का विस्तार हो। हर साल हम चाहते हैं कि आदमियों की जो ज़रूरत है उस हिसाब से डेयरी उत्पादन बढ़े, मीट उत्पादन बढ़े, बाकी चीज़ों का उत्पादन बढ़े। तो कुल मिला के जो हमारे पास ज़मीन है, खेतीहर ज़मीन है, वो सीमित है, लेकिन उस पे डिमांड बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए 140 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास लैंड है, करीब 1400 मिलियन इंसानों की पॉपुलेशन है। इसका मतलब 1 हेक्टेयर में करीब 10 आदमी हैं, जिनको हर साल मतलब 365 दिन अपनी खाद्य सुरक्षा का इंतजाम करना है। उसी जमीन में से कॉटन भी चाहिए, उसी में से जूट भी चाहिए, उसी में से मसाले भी चाहिए, उसी में से दूध उत्पादन, पशुपालन, अंडा, मुर्गी जो भी आपको चाहिए, वो कुल मिला के स्थिति ये है कि जो खेती से उत्पादन होता है उसकी जमीन उतनी ही है। और यही कारण है कि भारत में जरा भी फ्लक्चुएशन आता है तो किसी न किसी कमोडिटी के अंदर महंगाई बढ़ जाती है और फिर वो पॉलिटिकल इशू बन जाता है। इन सब को एड्रेस करने के लिए एकमात्र जो रास्ता है वो है या तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, और अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाएंगे तो हमें आयात करना होगा। मेरा अनुमान ये है कि अगर हमने अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं दिया, चाहे हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसीज के कारण या रिसर्च की कमी के कारण, जो भी कारण रहे हों, तो करीब 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का कम से कम सालाना आयात हमें अपनी फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी जो मतलब मेहनत से विदेशी मुद्रा जो हम अर्ज करते हैं, इनकम करते हैं, उसको सिर्फ खाने को खरीदने के लिए, बेसिक फूड की इंपोर्ट के लिए हमें करीब 3 से 4 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा को खर्चना होगा, जो भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ भी होगा। इन सब बातों को ध्यान में रख के अगर हम होलिस्टिक वे में देखें, तो भारत में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए एग्रीकल्चर में। और जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, आज हम बात कर रहे हैं जमीनों की उर्वरकता घट रही है, पानी का स्तर गिर रहा है, साथ ही साथ हम क्लाइमेट चेंज की भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब हमें इन सब चुनौतियों के बीच में अपनी उर्वरकता उर्वरकता को बढ़ाना होगा। और उर्वरकता बढ़ाने के लिए जो आधार है वो है बीज। और जब हम बीज की बात करते हैं, तो अगर आप भारत सरकार के डेटा को देखें तो पिछले 20 साल से हम लोग अपने बीज कानून को बदल नहीं पा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजीज लाने के लिए जो प्रावधान होने चाहिए, जो नई चुनौतियां हैं उनसे जूझने के लिए जो नई बीज टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उनको लागू करने के लिए आपको कानून चाहिए। और पिछले 20 साल से हम लोग अपने सीड कानून को ला नहीं पा रहे हैं। उसके कुछ आर्थिक कारण भी हैं और ज्यादातर राजनीतिक कारण। और जब हम बात कर रहे हैं राजनीतिक कारणों की, तो सबसे बड़ा मुद्दा आता है जीएम टेक्नोलॉजी का। और जीएम टेक्नोलॉजी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। हालांकि सुनवाई पूरी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट भी दे दिया है, और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को यह आदेश दिया है कि आप तुरंत जीएम टेक्नोलॉजी के ऊपर एक राष्ट्रीय नीति बनाइए। अब उम्मीद है कि भारत सरकार और उनके अधिकारी और एक्सपर्ट्स इस पे काम कर रहे होंगे। जब वो नीति सामने आएगी, मेरा निवेदन है कि किसान और जो देश के बुद्धिजीवी हैं, जो फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, उनको उस नीति को ध्यान से देखना होगा।
लेकिन मेरा ये मानना है कि नीति चाहे किसी भी तरफ आए, चाहे वो जीएम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करे या ना करे, दोनों ही स्तर पे उसकी कंट्रोवर्सी होना लाज़मी है। क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि एक तरफ किसान चाहता है उसको अच्छी टेक्नोलॉजी मिले, दूसरी तरफ हम ये चाहते हैं कि बीज सस्ते से सस्ता हो, तीसरी तरफ हम ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर पे रिसर्च का इन्वेस्टमेंट बढ़े। और जब आप एग्रीकल्चर पे रिसर्च का इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो दो ही तरीके हैं, या तो गवर्नमेंट संस्थान इतनी अच्छी रिसर्च करें कि हमें प्राइवेट कंपनियों पे निर्भरता कम हो जाए। अगर हमारे सरकारी संस्थान उस लेवल पे काम नहीं करते हैं तो हमारे को फिर प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर जब रिसर्च करेगा तो ऑब्वियसली उसको अपना जो खर्चा किया वो तो रिकवर करना ही पड़ेगा। और जो शेयर होल्डर्स ने उस कंपनी में पैसा लगाया है उनका भी हक बनता है कि वो भी जो पैसा खर्चा है उस पे कुछ मुनाफा कमाए। तो उसको लेके भी विवाद होगा, क्योंकि हम लोगों ने इस देश में ये उम्मीद कर रखी है कि सब कुछ फ्री मिलना चाहिए। हम प्राइवेट कैपिटल को और प्राइवेट एफर्ट को ये मानने को तैयार नहीं है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा के खर्चा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको भी रिस्पेक्टफुल प्रॉफिट इनकम होना चाहिए। हम अभी तक प्रॉफिट को एक मोटिवेशन के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि जब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात आती है तो हम उम्मीद करते हैं कि टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी मिले, लेकिन फ्री मिले। ये इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हमारे समाज में बहुत घर कर चुका है। लेकिन हकीकत यही है कि इस तरह की बातों से कंट्रोवर्सी होती है। अब सवाल इस बात का है कि जो कानून पिछले 20 साल से भारत सरकार लागू नहीं कर पा रही है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं कि आप अपनी जीएम पॉलिसी लेके आएं। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर भारत सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे ऐसे बीज भारत के किसानों को मिलें कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज की चुनौती है, जलवायु परिवर्तन की जो चुनौती है, उसको ध्यान में रखते हुए बीज अच्छा परफॉर्म करें, उनमें कीड़े कम लगें, कम उर्वरकता की ज़रूरत हो, कम पानी की ज़रूरत हो और अच्छी पैदावार हो। क्या हम इस तरह का कोई बीज किसानों को दे सकते हैं? क्योंकि अगर हमने उस बीज को नहीं दिया, तो चुनौतियाँ बहुत बढ़ जाएँगी। आज हमारी आबादी 144 करोड़ है। जब हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उस समय 162 करोड़ हमारी आबादी होगी। इसका मतलब ये है कि जो आज हम काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में वो पर्याप्त नहीं है। हम आज महँगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हर साल अगर हमने अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाई, तो हर साल महँगाई बेतहाशा बढ़ेगी और उसकी कीमत फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी उठानी होगी, सरकारों को भी उठानी होगी, और अलग से जो इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट आता है, जब महँगाई बढ़ती है तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो जाती है। और जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम होती है तो रोजगार के साधन कम हो जाते हैं। देश में जो आपको टैक्स से रेवेन्यू मिलता है वो भी कम हो जाता है। तो अगर हम देखें तो जो खेती का बीज है, पूरी भारत की अर्थव्यवस्था उसी पे टिकी हुई है। लेकिन राजनीतिक वश हम कोई अच्छा निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। सरकार में और सरकार के समर्थकों में एक ओपिनियन ये है कि हमें किसानों को अच्छा बीज देना चाहिए। दूसरी तरफ ओपिनियन ये है कि हमको जीएम टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। दोनों के अपने तर्क हैं, दोनों के अपने मत हैं, जिसको लेके हमको, मुझे लगता है, एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों पार्टीज को ये समझना होगा, दोनों पक्षों को ये समझना होगा कि देखिए, दोनों की बात नहीं मानी जा सकती। दो में से एक ही होगा, लेकिन जो राष्ट्र हित में होगा, हाँ, आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ेगा, लेकिन उसको सिक्योर करने के लिए आप कानून के अंदर सेफगार्ड्स बना सकते हैं। उसकी सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान कर सकते हैं, ताकि जो शंकाएँ हैं, जो आशंकाएँ हैं, उनका निवारण हो और साथ ही साथ किसानों को अच्छा बीज मिले। तो मेरा यही कहना है कि भारत सरकार को अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एक नई आप जीएम टेक्नोलॉजी की नीति बनाएँ। मुझे लगता है सबसे पहले भारत सरकार को जीएम टेक्नोलॉजी की नीति बनानी चाहिए। अगर वो सर्वसम्मति से एक्सेप्ट हो जाती है, तो उसके बाद बीज का कानून बनाने में ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं आएँगी। तो अब देखना है कि भारत सरकार इस किसान, जो भारत के किसान हैं, उनकी उत्पादकता की ज़रूरत के लिए, महँगाई को कंट्रोल करने के लिए
और कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट सस्ते में देने के लिए जो हमारा सीड बिल है, जो बीजों के लिए जो कानून है, उसको कितनी जल्दी लाती है और जिससे खेती और ओवरऑल आर्थिक स्थिति का विकास हो, सुधार हो।